हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। आज हम कक्षा 12वीं विषय इतिहास पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 अध्याय 10 उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन भाग 1 की चर्चा करेंगे। इस अध्याय को हम दो भागों भाग 1 और भाग 2 में पढ़ेंगे। तो हम इस वीडियो में इन मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे। बंगाल और जमींदार जोतदारों का उदय, पांचवी रिपोर्ट और पहाड़ियों का जीवन और संथाल के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो बंगाल में हम सबसे पहले इस्तेमारी बंदोबस्त लागू करने के कारण को पढ़ेंगे कि इस्तेमारी जो बंदोबस्त लागू किया गया उसके क्या कारण थे। तो गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त शुरू किया गया। जो इस्तेमारी बंदोबस्त था वह कब शुरू किया गया? चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा 1793 बंगाल में शुरू किया गया और 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी थी, क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे और खेती की पैदावार घटती जा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी ऐसा सोचते थे कि खेती, व्यापार और राज्य के जो राजस्व साधन तब तक विकसित किए जा सकेंगे जब कृषि में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा, और ऐसा तभी किया जा सकेगा जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिए जाएंगे और राजस्व करों को स्थायी रूप से तय कर दिया जाएगा। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वह उनका ये मानना था कि जो कर व्यवस्था है इसको प्रत्येक वर्ष या कुछ वर्षों के लिए ही जो हम इसको नियम बनाते हैं कि तो इस नियम को क्या है स्थायी करना पड़ेगा, और जो बार बार कर नियमों में बदलाव है उसको स्थायी रूप से सुनिश्चित करना पड़ेगा, तभी जो है अधिक लाभ जो है और संपत्ति और आय का जो स्रोत है उसे सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो उसको बनाए रखने के लिए यहाँ पर क्या है अगले अनिश्चितकालीन के लिए है ऐसी व्यवस्था लागू की गई, जब जो व्यवस्था आगे भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, ताकि भविष्य में आय की स्रोत और आय के जो आमदनी है कृषि आय में उसमें वृद्धि होने के साथ ही उतना कर इकट्ठा किया जा सके जितना भविष्य में किया जाएगा। तो उन्होंने एक कर की जो सीमा है तय कर दी और उसको लागू कर दिया बंगाल के इलाकों में कि इतना कर देना अनिवार्य है किसानों को या जमींदारों को, अंग्रेज़ों को कर के रूप में। तो यह कुछ कारण थे इस्तेमारी बंदोबस्त लागू करने के, और यही इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहलाता है। तो अधिकारियों को यह भी आशा थी कि जो इस प्रक्रिया में छोटे किसानों और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे, उन्हें यह उम्मीद भी थी कि ब्रिटिश सरकार के पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग कंपनी के प्रति वफादार बना रहेगा। अब अधिकारी यह जानते थे कि जो छोटा किसान और धनी भूस्वामित्व है वह क्या है अंग्रेज़ों के लिए एक वफादार वर्ग तैयार होगा, और जो कि कृषि में जो है अधिक उपज और अधिक आय प्राप्त करने के लिए क्या है उसमें संशोधन करेगा, उसमें तकनीकी विकास करेगा और उसमें वृद्धि लाएगा, उसमें निवेश करेगा, जिससे कि उसे भी अधिक लाभ होगा और हमें भी हमारी जो सुनिश्चित कर राशि है वह प्राप्त होती रहेगी, और वह वर्ग भी हमारे लिए क्या है वफादार बना रहेगा एक लंबे समय के लिए। तो यदि सरकार की जो राजस्व मांग है स्थायी रूप से निर्धारित कर दी जाएगी तो कंपनी राजस्व की नियमित प्राप्ति की आशा कर सकेगी और उद्यमकर्ता भी अपनी पूंजी निवेश से एक निश्चित लाभ कमाने की जो उम्मीद रख सकेंगे, क्योंकि राज्य अपने दावे में वृद्धि करके लाभ की राशि नहीं छीन सकेगा। तो अब जो इस्तेमारी बंदोबस्त था इसका यही नियम था कि जो एक राजस्व की मांग है उसे एक स्थायी कर दिया जाए और उसे लंबे समय तक नियमित कर दिया जाए, जिससे क्या है जो
जमींदार है, जो भूस्वामी है, वह क्या है भूमि में अच्छा निवेश करेगा और अपने निवेश की जो है राशि को प्राप्त कर सकेगा और अतिरिक्त राशि जो है राजस्व के रूप में जमा कर और अतिरिक्त राशि से लाभ कमाएगा। इस उद्देश्य से वह क्या है भारी निवेश भी करेगा, जिससे क्या है जो राजस्व राशि है उसमें क्या है स्थायित्व बना रहेगा। और यह क्या है ऊंची मांग 1990 के दशक में लागू की गई थी, जब कृषि की उपज की कीमतें नीची थीं। अब क्या है इस्तेमारी बंदोबस्त में एक ऊंची मांग की राजस्व राशि निर्धारित की गई थी, लेकिन उस समय क्या है कृषि जो है उतनी अच्छी नहीं थी, जो कृषि में से उपज प्राप्त होती थी उतनी नहीं होती थी, जिससे क्या हुआ किसानों के लिए जमींदार को उनकी देय राशि चुकाना मुश्किल था। अब जो किसान जमींदार थे वो किसानों को बाध्य करते थे इसके लिए कि हमें इतनी राशि तो राजस्व के रूप में जमा करानी है और मुझे इतनी राशि चाहिए ही आपसे। तो जो जमींदार है वह किसानों को इसके लिए बाध्य करता और जमींदारों को अंग्रेजों ने ऐसा कानून इस्तेमारी बंदोबस्त कानून बनाकर उनको बाध्य कर दिया था इतनी राशि चुकाने के लिए। तो जबकि क्या है जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था। अब जो जमींदार है वह के किसानों से स्वयं राशि इकट्ठा नहीं करता था, वह क्या है आगे कंपनी को अपनी निर्धारित राजस्व राशि कैसे अदा करे। अब क्या है जो जब जमींदार को जो निर्धारित राशि है राजस्व की मांग है वह नहीं मिल पाती थी किसानों से, तो वह जमींदार भला अब अंग्रेज़ों को वह राशि कहाँ से अदा करे, कैसे जमा करवाए। तो इसकी भी एक चुनौती बनी रहती थी जमींदारों के लिए। तो राजस्व असमान था और फसल अच्छी हो या ख़राब राजस्व का ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। अब क्या है जो राजस्व की मांग है वह प्रत्येक क्षेत्रों से कितनी होगी, किस हिसाब से होगी, किन आधार पर होगी, वह असमान था। उसमें वह निर्धारित करना जो जमींदार है उसका काम था कि वह किन क्षेत्रों से कितनी राशि को इकट्ठा करेगा और कैसे वह अपनी राजस्व मांग को इकट्ठा कर अंग्रेज़ों को पहुंचाएगा, वह उसके हिस्से था यह जिम्मेदारी। अगर किसी क्षेत्र की फसल ख़राब हो जाए, मौसम की मार पड़ जाए, अकाल पड़ जाए या फसल ना हो किसी वर्ष, लेकिन फिर भी वह जो राजस्व की मांग है वह सुनिश्चित हुआ करती थी, उसे चुकाना अनिवार्य हुआ करता था। और जो सूर्यास्त्र कानून के अनुसार अब राजस्व मांग को अदा करने का के लिए क्या है एक सूर्यास्त्र का कानून बनाया गया था। इसके अनुसार क्या था, इसमें निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक एक जो राजस्व अदा करने की जो एक निश्चित तारीख हुआ करती थी, उस तारीख के सूर्य अस्त होने तक के भुगतान अगर नहीं आता था तो जमींदार को क्या है नीलाम कर दिया जा सकता था। अब ऐसा कानून था इसमें कि जो निश्चित राशि और निश्चित तारीख को जमा करवानी है, उस तारीख के सूर्यास्त से पहले अगर वह जमींदार वह राशि नहीं अदा कराता है तो वह उसकी जो जमींदारी है, उसकी जो उस ज़मीन और उस जमींदारी पर मालिकाना हक है उसको नीलाम कर दिया जा सकता है। तो इस्तेमारी बंदोबस्त ने प्रारंभ में क्या है जमींदार की शक्ति को रैयत से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया था। अब जो इस्तेमारी बंदोबस्त ने क्या किया कि जमींदार को सिर्फ इतनी शक्ति थी कि वह रैयत यानी किसानों से क्या है राजस्व राशि को इकट्ठा करे और जमींदारी का प्रबंध करने तक उसको ही सीमित, इतना ही सीमित कर दिया गया था और इसके अतिरिक्त और जमींदारों के पास और कोई शक्तियाँ नहीं थी। तो कंपनी क्या है जमींदारों को महत्व तो देती थी, पर वह उन्हें नियंत्रित तथा विनियमित करना चाहती थी। अब उनका महत्व तो था जमींदारों का, लेकिन कंपनी उन्हें स्वतंत्र नहीं रखना चाहती थी। कंपनी क्या है उनको नियंत्रित कर रखना चाहती थी और उनकी सत्ता को अपने वश में रखना चाहती थी और उनकी क्या है स्वायत्तता को सीमित रखना भी चाहती थी। जो उनकी स्वायत्तता है उसको सीमित रखा जाए, उनकी स्वायत्तता अंग्रेज़ों से अधिक ना हो सके। इसकी भी वह जो ब्रिटिश है ईस्ट इंडिया कंपनी है वह इस बात को भी सुनिश्चित करती थी। फलस्वरूप जमींदारों की क्या है सेना को भंग कर दिया गया। अब जमींदारों के पास जो सेना रखने का जो अधिकार था उसको भी भंग कर दिया गया और सीमा शुल्क क्या है समाप्त कर दिया गया और उनकी कचहरियों को भी कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर्स की देखरेख में रख दिया गया। अब जो जमींदारों के हक में यह काम था कि अपने इलाकों की जो कचहरी में सुनवाई की जो व्यवस्था थी उनको जो उनके पास जो अधिकार था और जो अपनी सीमा के अंदर जो अगर व्यापार होता है उस पर वह शुल्क वसूल कर सकते थे। जमींदारों के पास यह अधिकार हुआ करते थे और इन अधिकारों को भी कंपनी ने क्या है समाप्त कर दिया ताकि जो उनकी स्वायत्तता है उसको कम किया जा सके।
तो राजस्व की अत्यधिक मांग और अपनी भू संपदा की संभावित नीलामी की समस्या से निपटने के लिए जमींदारों ने इन दबावों से उबरने के रास्ते निकाल लिए और नए संदर्भों में नई रणनीतियां बनाई गई। अब क्या है, जो जमींदार थे उनके सामने यह समस्या खड़ी हो गई कि अगर वह जो राजस्व की राशि अदा नहीं कर पाते तो उनकी जो संपत्तियां हैं वह नीलाम कर दी जाती थी। तो उससे क्या है, निकलने के लिए भी, उससे बचने के लिए उन्होंने एक रास्ता ईजाद कर लिया। अब क्या है, उन्होंने फर्जी बिक्री इसमें क्या होता है, कई तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि वर्धमान के जो राजा थे उन्होंने क्या है, पहले तो अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा अपनी माताजी के नाम कर दिया, क्योंकि उस समय क्या है, कंपनी ने यह निर्णय ले रखा था कि जो स्त्रियों की संपत्ति है उसको नहीं लिया जाएगा, जो स्त्रियों की संपत्ति है उसको कंपनी द्वारा नहीं लिया जा सकता था। इसलिए राजा ने क्या किया कि अपनी माता के नाम अपनी कुछ संपत्ति और ज़मीनों को अपने नाम, उनके नाम कर दिया और फर्जी बिक्री जैसे तरीक़ों को अपनाया जाने लगा था। अब फर्जी बिक्री का क्या था कि फर्जी बिक्री में जो नीलामी की जब प्रक्रिया हुआ करती थी तो जो जमींदार थे, जो राजा थे क्षेत्रों के, उन राजाओं, उन जमींदारों के रिश्तेदार, उनके लोग ही क्या है उन नीलामी में हिस्सा लिया करते थे और बोली लगाकर राजा के द्वारा ही वह खरीद लिया करते थे। एक तरह से जो जमींदारियां हैं वह हमेशा ही जमींदारों के पास ही रह जाती थी। तो जब कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी में कोई ज़मीन खरीदने या लेने आता भी था तब उन्हें हर मामलों में उसका कब्जा नहीं मिलता था। अब क्या है, अगर उस नीलामी में प्रक्रिया में कोई बाहरी व्यक्ति भी आ जाए और उस ज़मींदारी को खरीद लेता था तो क्या है, उसको वहाँ आने तक नहीं दिया जाता था कि वह हिस्सा ले सके उस नीलामी प्रक्रिया में, और क्या है उसको उस ज़मीनों पर कब्जा मिल नहीं पाता था इतनी आसानी से, क्योंकि जो मुख्य जो रैयत थे, जो किसान थे, वह उस ज़मींदार को नहीं अपना पाते थे। उनको लगता था कि वह तो गैर है और वह जो जैसा भी है हमारा जो ज़मींदार है वह हमारे लिए अच्छा ही करेगा और यह बाहर से कोई आकर ज़मींदार हमारे लिए अच्छा नहीं कर सकता है। तो इस तरह से जो रैयत हैं, जो किसान हैं, छोटे किसान, वह उस ज़मींदार को नहीं अपनाते थे, क्योंकि जो पुराने ज़मींदार की जो लठियारे और जो लठियाल एवं खरीदार को मार पीट कर भगा देते थे, और अगर कोई ख़रीदने आता भी था तो उसे ज़मींदारी और उस नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेने से पहले ही उसके जो लठियार थे, यानी जो एक तरह से उस ज़मींदार के जो गुंडे कह लें, वह थे क्या है, उनको खदेड़ दिया करते थे उस नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेने से पहले ही। अब कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि जो पुराने रैयत यानी जो किसान थे बाहरी लोगों को यानी कि नए खरीदार को ज़मीन में घुसने नहीं देते थे। अब वो कहते थे कि नहीं, हम आपको इस ज़मीन में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि वे अपने आप को पुराने ज़मींदार से जुड़ा हुआ महसूस करते थे और उनके प्रति वफादार बनकर रहते थे, और वे मानते थे कि पुराना ज़मींदार ही उनका क्या है, अन्नदाता है और वह उनकी और उसकी प्रजा है। तो इस तरह से जो पुराने ज़मींदार था उसके प्रति जो रैयतों का है जो श्रद्धापूर्ण और एक राजा जैसा व्यवहार हो और स्वयं को प्रजा समझकर वह उसको मानते थे। अब जोतदारों का उदय, अब बंगाल में किस तरह से जोतदारों का उदय हुआ उसको हम जानेंगे यहाँ पर। तो 18वीं शताब्दी के अंत में क्या है, धनी किसानों के कुछ समूहों गांवों में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे। अब जो 18वीं सदी का मध्य चल रहा था तो इसमें क्या हुआ कि जो गांव के कुछ धनी किसान थे वह क्या है, वह भी उभर कर आ रहे थे, उनकी स्थिति क्या है, मजबूत हो रही थी, जिन्हें जोतदार कहा जाता था। अब यह जोतदार क्या थे, यह ना तो छोटे किसान थे और ना ही जमींदार थे, यह मध्यम वर्ग या कुछ धनी उभरते किसानों का जो है समूह था। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक, अब जो 19वीं शताब्दी है और इसके शुरुआती जो वर्ष थे उसमें क्या है, आते आते जोतदारों ने ज़मीन के बड़े बड़े रकबे अर्जित कर लिए। अब इन जोतदारों के पास क्या हुआ कि ज़मीनों का बड़ा बड़ा जो हिस्सा है वह इनके पास आ गया, इनके अंदर आ गया। तो फिर क्या हुआ, स्थानीय व्यापारी और साहूकार के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था। अब जो यह वर्ग था, यह क्या है, व्यापारिक वर्ग था और साहूकार जो से संबंधित जो कारोबार है उनका नियंत्रण करता था। तो वे उस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। अब जो गरीब काश्तकार हुआ करते थे उन पर इनका नियंत्रण बना रहता था।
तो उनकी ज़मीन का जो काफ़ी बड़ा भाग क्या है बटाईदारों के माध्यम से जोता जाता था। यानी जो यह जोतदार उभर कर आए थे, यह क्या स्वयं उस ज़मीन पर नहीं खेती करते थे, बल्कि बटाईदारों या अधिया जिसे कहते हैं उनको दे दिया करते थे, छोटे और मंझलों किसानों के, जो कि उस ज़मीन पर जोता बोया करते थे। उस ज़मीन पर उस ज़मीन से निकली उपज को बटाई के नियमों के हिसाब से आधा उस जोतदारों को दे दिया करते थे। तो कुछ इस तरह के सिस्टम से यह अपनी ज़मीनों पर खेती करा करते थे, जो खुद अपने हल चलाते थे। अब क्या है, जो बटाईदार हुआ करते थे, जो छोटे किसान उन जोतदारों की ज़मीनों पर खेती करते थे, वह उस ज़मीन में खेती करने के लिए खुद के हल और खुद के बैल लाया करते थे, खेत में मेहनत खुद करते थे और फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा क्या है जोतदारों को दे दिया करते थे। तो जो फिर क्या हुआ, गांव में जोतदारों की शक्ति ज़मीनों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। अब जो गांव में जोतदार थे, अगर वह ज़मीनी रूप से क्या है शक्तिशाली तो नहीं थे, लेकिन उनकी जो प्रभावशाली जो शक्ति थी वह गांव में अधिक थी, क्योंकि ज़मींदारों के जो विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे। अब जो ज़मींदार थे वह क्या थे, गाँव में आम किसानों के रैयतों के बीच में नहीं रहा करते थे, बल्कि वह शहरों में रहा करते थे। और उन्हीं के उलट जो जोतदार हुआ करते थे वह आम किसानों और आम रैयतों के बीच में गाँव में रहते थे और गरीब ग्रामीण वासियों को काफ़ी बड़े वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। तो इस तरह से गांव में रहने के कारण जोतदारों का जो गरीब वर्ग है और गरीब किसान है उन पर उनका नियंत्रण बना रहता था। तो जमींदारों द्वारा गांव की जो लगान है को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का वे घोर प्रतिरोध करते थे। अब जो जमींदार हैं वह गांव में जो लगान को अधिक वसूल करते थे या लगान वसूल करने आते थे, तो जो जोतदार हैं वह उन किसानों उन गरीब किसानों को उकसाते थे कि आप अपनी जो राशि है उसको मत चुकाओ, उसके लिए उन्हें उकसाते थे उनको ना चुकाने के लिए। तो जमींदारी जो अधिकारियों को अपने कर्तव्य का पालन करने से रोकते थे। अब जो जमींदारी अधिकारियों को क्या है उनका कर्तव्य, मतलब जो जमींदारी अधिकारी थे, जो कर वसूल करने वाले अधिकारी थे, राजस्व राशि को इकट्ठा करने के लिए आते थे, उनको क्या है उनकी काम में बाधा उत्पन्न करते थे यह जोतदार। और जो रैयत उन पर निर्भर रहते थे वे अपने पक्ष में एकजुट रखते थे। अब जो रैयत हैं, जो कुछ रैयत हैं उन जोतदारों पर निर्भर रहा करते थे, उनको क्या है आपस में एकजुटता बनाए रखते थे और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। तो उनको कहा करते थे कि आप मत दो, तो ऐसे कर उन्हें क्या है जो राजस्व राशि को जमा करने में अधिकतर देरी कर दिया करते थे, ताकि जो जमींदार हैं उनकी जो जिम्मेदारियां हैं नीलाम हो जाएं। अब जो जोतदार हैं वह चाहते थे कि जब राजस्व राशि का भुगतान न किए जाने पर जमींदार की जमींदारियों को नीलाम किया जाता था, तो अक्सर जोतदार ही उन राशियों ज़मीनों को क्या है खरीद लेते थे, उस नीलामियों में हिस्सा लेकर उन ज़मीनों को खरीद लेते थे। और उत्तरी बंगाल में जोतदार क्या है सबसे अधिक शक्तिशाली थे। अब के जो उत्तरी बंगाल था उसमें क्या है जो जोतदार थे सबसे अधिक शक्तिशाली थे और कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार, अब उन्हीं जोतदारों को कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार और गांठीदार या मंडल भी कहा जाता था। और इसके उदय से जमींदारों का क्या है अधिकार कमज़ोर पड़ता असंभावी था। अब जो जोतदारों का जैसे जैसे उद्भव हुआ बंगाल में, वैसे वैसे जमींदारी जो सिस्टम था और जमींदारों का जो प्रभुत्व था वह कमज़ोर पड़ता चला गया। अब हम यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से गतिविधि करते हुए हम कुछ सीखेंगे कि और लगान, राजस्व, ब्याज, उधार और उपज को इनसे संबंधित पढ़कर इनको हम तीर के माध्यम से भरेंगे। यहाँ पर जो कंपनी राज है उसके द्वारा क्या है लगान लगाया जाता था और जो जमींदार अनेक गांव पर नियंत्रण रखता था वह क्या लोगों को उधार दिया करता था, रैयतों को उधार दिया करता था, राजस्व राशि इकट्ठा करता था। और जो जोतदार है वह क्या है उपज, और जो रैयत है वह उपज करता था और जो सिकमी रैयत है उससे भी संबंधित उपज है। और सिकमी जो रैयत यानी गरीब किसान है जो वह क्या है जोतदारों के नियंत्रण में अधिया पे या बटाईदारों पे लगा रहता था, काम करता था। और रैयत तो जो रैयत थे उनके अंडर या उनके नियंत्रण में भी कुछ सिकमी रैयत हुआ करते थे। तो इस तरह से कुछ यह चित्र हमें दर्शाने का प्रयास कर रहा है। अब पांचवी रिपोर्ट क्या है,
इसको हम पढ़ेंगे, यानी कि अंग्रेज़ों द्वारा जो लंदन में वहाँ की पार्लियामेंट में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टें हैं। यहाँ मतलब 5वीं रिपोर्ट से आशय यह है कि 4 रिपोर्टें इससे पहले भी प्रस्तुत हो चुकी थीं और यह जो रिपोर्ट थी इसमें यह 5वीं रिपोर्ट थी। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई 5वीं रिपोर्ट। अब भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है और जो उसके काम काज हैं वो किस तरह के हैं उससे संबंधित यह रिपोर्ट हुआ करती थी और 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है पेश की गई थी। और यह रिपोर्ट 1002 पन्नों या पृष्ठों में लिखी गई थी, जिसमें क्या है 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्ट थे। अब यहाँ पर क्या है 5वीं रिपोर्ट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या था, जिनमें जमींदार और रैयतों की अर्जियाँ, विभिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टर्स की रिपोर्ट्स। अब जो जमींदारों की अर्जियाँ और रैयतों की अर्जियाँ हुआ करती थी वह भी शामिल थी, कलेक्टरों की रिपोर्ट शामिल थी, राजस्व विवरणों से संबंधित सांख्यिकी से तालिकाएँ और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियाँ शामिल की गई थीं। इस रिपोर्ट में यह चीज़ें शामिल थीं। तो ऐसे निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी जो भारत के साथ होने वाले व्यापार में हिस्सा लेना चाहते थे। अब इस 5वीं रिपोर्ट में यह भी हमें पता लगता है कि जो भारत में हो रहे व्यापार में जो निजी जो व्यापारी थे वह भी हिस्सा लेना चाहते थे। तो ब्रिटेन के जो उद्योगपति, ब्रिटिश भी क्या है, अब ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे वह भी ब्रिटिश भी निर्माताओं के लिए भारत का बाज़ार खुलवाने के लिए उत्सुक थे। और कई राजनीतिक समूहों का तो यह भी कहना था कि बंगाल पर मिली विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं मिल रहा है। अब कुछ राजनीतिक जो समूह थे उनका मानना था कि जो बंगाल पर मिली जो विजय है ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश को, ब्रिटेन को, उससे क्या है केवल उसका जो लाभ है ईस्ट इंडिया कंपनी ही प्राप्त कर रही है, ना कि संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को इसका जो लाभ मिल रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बाध्य किया गया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजा करे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के यह कहा गया, इस निर्देश दिया गया कि वह नियमित रूप से जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। और कंपनी की कामकाज की जांच करने के लिए कई समितियां नियुक्त की गई। अब जो कंपनी की जो कामकाज की जो प्रणाली है उसको भी जांच करने के लिए क्या है कई उप समितियां गठित की गई। और 5वीं रिपोर्ट एक ऐसा ही रिपोर्ट है जो एक प्रबंध समिति द्वारा तैयार की गई थी। और 5वीं रिपोर्ट जो तैयार की गई थी वह ऐसे ही जांच कमेटी और जांच समिति द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट थी। तो शोधों से पता चलता है कि 5वीं रिपोर्ट में दिए गए तर्कों और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब जो शोध और जो साक्ष्य बताते हैं वह क्या है कि जो 5वीं रिपोर्ट में बातें कही गई, जो पेश की गई, वह क्या है उनकी आलोचना किए बिना, उनको मतलब हम सेम टू सेम वैसे ही स्वीकार नहीं कर सकते हैं, उसमें भी कुछ कमियां रह गई थी। और शोधकर्ताओं ने ग्रामीण बंगाल में औपनिवेशिक शासन के बारे में लिखने के लिए बंगाल के अनेक जमींदारों के अभिलेखागारों तथा जिलों के स्थानीय अभिलेखों की सावधानीपूर्वक जांच की। अब जो शोधकर्ता थे उस रिपोर्ट को सही कितनी है असल मायने में उसको जाँच करने की जो शोधकर्ता थे उन्होंने क्या है बंगाल के अनेक जमींदारों द्वारा जो लिखे गए अभिलेखागार थे और जिलों के स्थानीय अभिलेख थे जो उसको परखा और उसके साथ उसको मिलान करा उसका। और उनसे पता चलता है कि जो 5वीं रिपोर्ट लिखने वाले कंपनी के प्रशासन की जो आलोचना करने पर तुले हुए थे। अब जो 5वीं रिपोर्ट लिख रहे थे वह क्या है कंपनी के जो प्रशासन की आलोचना करने का जो उस पर तुले हुए थे। अब पहाड़ियों का जीवन, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि पहाड़ियों का जीवन कैसा था। तो पहाड़ियाँ जो लोग थे बिहार के भागलपुर ज़िले के राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। अब जो पहाड़ी लोग थे वो कहाँ, बिहार के भागलपुर ज़िले की राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं उनके इर्द गिर्द रहा करते थे और वह जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे और झूम खेती करते थे। अब जो पहाड़ी लोग थे वह क्या है जंगल की उपज से अपनी क्या है गुजर बसर करते थे और झूम खेती किया करते थे। झूम खेती यानी कि घूम घूम कर खेती करना, एक स्थान से स्थान बदल बदल कर खेती करना। और ये लोग खाने के लिए तरह तरह की क्या है दालें, ज्वार, बाजरा इत्यादि उगाते थे। अब यह सभी जो उपज है या कृषि में करते थे। अब यह क्या है जंगलों से खाने के लिए क्या है महुआ के फूल, बेचने के लिए क्या है रेशम का कोया और राल तथा काठ कोयला
बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे या जंगलों से ये चीज़ें प्राप्त करते थे। और पेड़ों के नीचे क्या है जो छोटे छोटे पौधे उग आते थे या पत्थरी परती ज़मीन पर जो घास फूस की हरी चादर सी बस जाती थी वह पशुओं के लिए चारागाह बन जाती थी। अब जो पेड़ों के नीचे जो छोटी छोटी घासें उग जाती थी वह क्या इनके पालतू पशुओं के लिए चारागाह का काम करती थी। तो जो पहाड़ी लोग हैं कुछ इस तरह से अपना जीवन जीते थे और कुछ व्यापार करते थे। तो पहाड़ियों का जो जीवन था वो शिकारियों, झूम खेती करने वालों और खाद्य बटोरने वालों और काठ कोयला बनाने वालों और रेशम के कीड़े पालने वालों के रूप में पहाड़िया लोग की ज़िंदगी जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुआ करती थी। अब यहाँ पर क्या है, इनका जो जीवन था वो जंगलों से बेहद घनिष्ठ और बेहद गहरा रूप से जुड़ा हुआ करता था, क्योंकि इनकी जो उत्पाद थे, उनके जो व्यापार था, इनका जो जीवनचर्या है वह जंगलों से ही सब कुछ होता था इनका, चाहे वह शिकार करना या झूम खेती करना या वह खाने के लिए चीज़ों को इकट्ठा करना या काठ कोयला यानी लकड़ी का कोयला बनाना और रेशम के कीट पालने, यह सभी क्या है इनको जंगल से घनिष्ठ रूप से जोड़ता है। तो पहाड़ियों का जो जीवन है वह इमली के पेड़ों के बीच अपनी झोपड़ियों में रहते थे और आम के पेड़ों की छांव में आराम करते थे। अब क्या है, उनकी जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ थीं वह पेड़ों जंगलों के बीचों बीच और पेड़ों के नीचे रहा करती थीं और उनका जो जीवन है उन पेड़ों और जंगलों में ही रहते थे। वह पूरे प्रदेश को अपनी क्या है निजी भूमि मानते थे। अब जो पूरा उनका क्षेत्र था, जितने एरिया में वह रहते थे, वह क्या अपनी संपत्ति, अपनी भूमि वह मानकर चलते थे और यह भूमि उनकी पहचान और जीवन का आधार हुआ करती थी। अब वे बाहरी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध करते थे। उनके इलाकों, उनकी भूमि पर जो अगर कोई बाहरी लोग आता है, कोई बाहरी व्यक्ति आता है, उनका समूह आता है, तो उसका वह प्रतिरोध करते थे, उसका विरोध करते थे। और उनके मुखिया लोग अपने समूह में एकता बनाए रखते थे और इनमें लीडर भी बना रहता था, एक कोई मुखिया रहता था। तो वह क्या अपने जो समूह है उनका, उस समूह की जो एकता है उसको बनाए रखने का काम करता था और आपसी लड़ाई झगड़े निपटा देते थे। और आपसी जो लड़ाई झगड़े हुआ करते थे उनके वह आपस में ही निपटा लिया करते थे और अन्य जनजातियों तथा मैदानी लोगों के साथ लड़ाई होने पर अपनी जनजाति का नेतृत्व करते थे। अब ऐसी ही जनजातियाँ बहुत सी थी उस इलाकों में, तो दूसरी जो जनजातीय समूह थे उनके साथ अगर लड़ाई हो जाए तो उस लड़ाई में अपने समूह का, अपने समुदाय का नेतृत्व करते थे और अपने समुदाय के लिए लड़ाइयाँ लड़ते थे। तो पहाड़ियों का जो जीवन, जो पहाड़ी लोग और मैदानों पर आक्रमण करते थे। अब जो अगर जंगलों में किसी तरह की कमी हो जाए, किसी खाद्य सामग्री में उनको कमी हो जाए तो क्या है, मैदानी इलाकों पर भी आक्रमण किया करते थे और किसान एक स्थान पर बसकर अपनी खेती बाड़ी किया करते थे। जहाँ पर जो किसान जो है खेती बाड़ी बसकर एक जगह से करते थे मैदानी इलाकों में, तो उन इलाकों पर क्या है, यह पहाड़ियाँ लोग आक्रमण कर खाद्य सामग्री और धन लूट लिया करते थे। और यह आक्रमण ज़्यादातर क्या है, अपने आप को विशेष रूप से अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रखने के लिए किए जाते थे। यानी जब इन पहाड़ी लोगों के पास किसी अकाल की स्थिति में खाने की कमी हो जाए तो उस स्थिति पर यह आक्रमण ज़्यादा किया करते थे। तो यह हमले क्या है, मैदानों में बसे हुए समुदायों पर अपनी ताकत दिखाने का भी एक तरीका था। तो ऐसा भी हो सकता था कि यह जो आक्रमण किया करते थे यह अपनी ताकत को दिखाने के लिए कि हम कितने ताकतवर हैं, तो उसको दिखाने के लिए भी यह आक्रमण कभी कभी किए जाते थे। और इसके अलावा ऐसे आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किए जाते थे। अब जो यह आक्रमण है अपने आप को राजनीतिक रूप से सक्षम बनाने के लिए, अपने राजनीतिक रूप से ताकत दिखाने के लिए भी किए जाते थे। मैदानों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिजार या खिराज देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। अब क्या जो मैदानी क्षेत्रों में जो मुखिया थे और मैदानी क्षेत्रों के जो जमींदार हुआ करते थे उनको क्या है, इन पहाड़ी मुखियाओं को क्या है नियमित खिराज देना पड़ता था। यानी इनको भी एक राशि अदा करनी पड़ती थी कि आप हमारे इलाकों पर हमला नहीं करोगे, उसके लिए हम आपको एक शांति राशि, एक कुछ आमदनी दिया करेंगे। और इसी प्रकार व्यापारिक लोग भी इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों पर इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु उन्हें पथकर की मार्ग दिया करते थे, यानी कि टैक्स दिया करते थे उस रास्ते से जाने के लिए। उस इलाके से संबंधित जो भी मुखिया हुआ करते थे उनको, जो व्यापारी हुआ करते थे उनको टैक्स देना पड़ता था। तो जब ऐसा पथकर मुखियाओं को मिल जाता था तो वे व्यापारियों की रक्षा करते थे और यह भी आश्वासन देते थे कि कोई भी उनके मालों का कोई नहीं लूटेगा। अब जो मुखिया हुआ करते थे उनको
उस पत्थर के बदले उनको उन व्यापारियों को क्या है रक्षा प्रदान करवानी पड़ती थी और उस बात का आश्वासन देना पड़ता था और सुनिश्चित करना था कि जो वह व्यापार कर रहे हैं उनके मालों का यह लूटा नहीं जाएगा अन्य किसी कबीलों द्वारा, उसकी रक्षा करना इनकी जिम्मेदारी हुआ करती थी। अब हम बढ़ेंगे स्थायी कृषि के विस्तार से जंगलों और चारागाहों का जो क्षेत्र है कम होता गया। अब जो स्थायी कृषि है, स्थायी कृषि क्या है, उसका जब जितना विस्तार होता गया तो जंगल जो और चारागाह जो थे वह सीमित होते गए, क्योंकि जो कृषि का क्षेत्र है वह बढ़ता गया और इससे क्या हुआ, पहाड़ी लोगों और स्थानीय खेतीहारों के जो बीच क्या है झगड़ा तेज हो गया। अब जो पहाड़ी लोग थे वह तो झूम खेती पर निर्भर थे, वह स्थानीय और स्थायी कृषि नहीं किया करते थे। अगर स्थायी कृषि जब उसमें वृद्धि हुई तो उनके जो जंगली क्षेत्र थे, उनके जो अपने इलाके थे उसमें क्या है कमी होती चली गई, तो उससे क्या है उनके झगड़े और विवाद अधिक उत्पन्न हुए और बढ़ते चले गए और औपनिवेशिक अधिकारों ने उत्तेजित होकर इन पहाड़ियों पर काबू करने की भरकस कोशिशें की। अब जो औपनिवेशिक अधिकारी थे इन पहाड़ी जो लोग आंदोलन किया करते थे उन आंदोलनों को नियंत्रित करने की जो भरकस कोशिश किया करते थे। तो 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों में इन पहाड़ियों को निर्मूल करने की जो रणनीति अपना ली। अब इनको क्या है, चाहे जिस भी तरीके से इनको मार पीट कर इनको हटाया जाए और इनको इन पर कब्जा और इन पर नियंत्रण बनाने की जो नीति है उसे अपनाया गया और उनका क्या है संहार करने लगे। अब उनको मारने लगे, उनका सफाया करने लगे जो ब्रिटिश अधिकारी थे। तो इसके बाद क्या हुआ, 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर्स क्लीवलैंड ने एक शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की। अब इस मार काट के बाद, इस नरसंहार के बाद 10 वर्षों बाद क्या है, जो कलेक्टर थे भागलपुर के क्लीवलैंड ने एक क्या है शांति का प्रस्ताव रखा, जिसके अनुसार उस शांति प्रस्ताव में क्या था कि जिसके अनुसार पहाड़ियाँ मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाना था। अब क्या है उस मार का काट को रोकने के लिए क्या है अब एक शांति प्रस्ताव रखा गया भागलपुर के कलेक्टर द्वारा, जिसमें था कि जो पहाड़ी मुखिया हैं उनको एक वार्षिक भत्ता दे दिया जाएगा, एक आमदनी राशि दे दी जाएगी और बदले में उन्हें क्या है अपनी आमदनियों का चाल चलन ठीक रखना पड़ेगा। जो उसके आदमी थे, उस मुखियाओं के आदमी थे, उस कबीले के आदमी थे, उनको क्या है नियंत्रण में रखना पड़ेगा बदले में। और उनसे यह भी आशा की गई थी कि वे अपनी बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखेंगे और अपने लोगों को अनुशासन में रखेंगे। उसके बदले उन मुखियाओं को ये काम करने पड़ते थे। एक नए खतरे की जो सूचना है मिलने लगी थी। अब क्या है एक नए खतरे की उत्पत्ति हुई और वह था संथाल लोगों का आगमन। यदि कुदाल और पहाड़ियाँ जीवन का प्रतीक माना जाए तो हल को संथालों की शक्ति का प्रतिनिधित्व माना जाता है। अब जो संथाल था उसे हल और जो पहाड़ियाँ थे वो उसे कुदाल का प्रतिनिधि और प्रतीक माना जाता है, क्योंकि जो हल है वह संथालों द्वारा प्रयोग में लाया जाता था जो कि मैदानी क्षेत्रों में कृषि करने के काम आता है, और जो कुदाल है वह पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि और झूम खेती और जो पहाड़ियाँ हैं उनका जो प्रतीक बन गया। अब जो संथाल है वो है क्या है 1980 के दशक के आसपास जो संथाल लोग हैं बंगाल में आने लगे थे और जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे। अब जो जमींदार हैं उन्होंने संथालों का सहारा लिया। संथालों का ऐसा मानना था कि हम जितनी भी ज़मीन को विस्तारित कर सकें, जितना ज़्यादा ज़मीन पर खेती कर सकें, हमारा जीवन इसी के लिए बना है। तो जमींदारों ने इन संथालों का सहारा लिया और उनको किराया दिया और किराए पर रखा और उसके लिए उन्होंने सभी जंगलों को साफ करवाकर खेती करना शुरू कर दिया। तो ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महालों में बसने का निमंत्रण दिया। अब क्या है उन जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने भी अब जो पहाड़ी थे उनसे निपटने के लिए इन संथालों का साथ सहारा लिया और उनको क्या है उस जंगली क्षेत्रों में कृषि करने और बसने के लिए नियंत्रित किया, वहाँ निमंत्रण दिया। तो पहाड़िया लोग जो है जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। अब जो पहाड़ियाँ थी वह जंगलों से उनका जीवन चलता था, जंगलों से संबंधित उनका पूरा जीवन था, तो उसको अब जो पहाड़ी लोग थे उन्होंने क्या है अपने जंगलों को साफ होने से और उनको ख़त्म होने से रोकने के लिए उन्होंने क्या है विद्रोह करना शुरू कर दिया और एक विद्रोही जो व्यवहार है उसको अपनाना शुरू कर दिया। अब जबकि इसके विपरीत क्या है संथाल आदर्श बाशिंदे प्रतीत हुए अंग्रेज़ों को, क्योंकि वे जंगलों को साफ करके भूमि को पूरी तरह ताकत से जोतते थे। तो अब जो संथालों का विकल्प था वो
पहाड़ियों का जो विकल्प था अंग्रेज़ों के लिए वह क्या था, संथाल थे। अब जो संथाल, उनका जो काम था कि वह ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को जोतें और उसको साफ़ करें, और जो पहाड़ी लोग थे वह क्या, जंगलों को बचाना चाहते थे। तो इस तरह से इन दोनों में अब टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जंगल से जुड़े हुए दृश्य और उसमें निवास करने वाले यह पहाड़ियों को दिखाया गया है। तो इस अध्याय में हमने जाना कि बंगाल और उसमें किस तरह के इस्तिमरारी बंदोबस्त को लागू किया गया, उससे ज़मींदारों को कितना फ़ायदा और कैसे नुकसान हुआ, और जोतदारों का किस तरह से उदय हुआ, और 5वीं रिपोर्ट किस तरह से पेश की गई और उसमें क्या क्या बातें शामिल थीं, और पहाड़ियों का जीवन कैसा था, और संथालों का किस तरह से उद्भव हुआ, और पहाड़ी और संथालों में किस तरह का संघर्ष हुआ। तो इस अध्याय में हमने ये सब जाना। अब हम इसी के अध्याय के पार्ट 2 और दूसरे भाग में अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे।